माननीय कांसीराम साहब तक मानवता का विचार फैलाने वाले सभी संतों गुरुओं महापुरुषों के चरणों में सशक्त नमन मिलते हुए, क्योंकि नाम लेंगे तो शायद झुमको निकलेगा। इतने महापुरुष हैं हमारे साथ, हमारे पास, जिनका आशीर्वाद, जिनकी छत्र छाया में हम सब पल रहे हैं। तो बड़ी खुशी की बात है, आपके अथक प्रयासों से, आप सबके संघर्षों से इतना अच्छा भवन बना करके आपने तैयार किया है और ये सदियों तक याद रखा जाएगा कि अचल संपत्ति है। और जो आपने इसके उद्घाटन की प्रक्रिया, बनने की प्रक्रिया, जो 12 से शुरुआत और इसके साथ एक अद्भुत कहानी जुड़ी। ये हर किसी के साथ ऐसी घटनाएं नहीं होती, बहुत कम घटनाएं ऐसी होती हैं। 12 फिर 12। तो आपको बहुत बहुत साधुवाद सर। साथियों, बात अधिकारों की है, बात कर्तव्यों की है। सिर्फ 2 बातें हैं, तीसरी कोई बात नहीं। हम इंसान हैं, हमारे अंदर एक जान है, तो हमारे कुछ अधिकार हैं। अब अगर हमारे कुछ अधिकार हैं तो हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। अधिकार और कर्तव्य हमेशा दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर हमें रोटी चाहिए, अब रोटी क्यों चाहिए? क्योंकि पेट है, उसको भूख लगती है, उसकी अपनी जरूरत है, तो रोटी चाहिए। तो हमारा अधिकार है कि हमें रोटी खाना है। अब रोटी खाना है तो हमको अपने कर्तव्य को भी निभाना पड़ेगा, रोटी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसको बनाना पड़ेगा। तो अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हमें अधिकार चाहिए तो कर्तव्यों को हमें निभाना पड़ेगा, हमें अपनी ड्यूटी भी करनी पड़ेगी। तो साथियों, हमारा संविधान भी इन्हीं 2 बातों पर आधारित है। और अभी 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं हमारे संविधान में। हम मानते हैं कि संविधान को 75 वर्ष पूरे हुए हैं, हमारा संविधान 75 वर्षों का है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई कुछ और है। हमारा संविधान दस्तावेज के रूप में हमको प्राप्त हुआ महामानव बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा 26 नवंबर 1949 को दस्तावेज के रूप में लिखी। लेकिन इसकी प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? दुनिया भर में जितने भी लिखित संविधान हैं या अलिखित संविधान हैं, बहुत से देश हैं जहां पे लिखित संविधान नहीं है, मौखिक कानून चलता है। बहुत से देशों में लिखित कानून चलता है, संविधान है। तो ये जो संविधान, हमारे संविधान की प्रक्रिया जो शुरू हुई, वो तथागत बुद्ध से शुरू हुई। समय काल बदलता गया, महापुरुष हमारे बीच में आते गए और वो अपने जीवन काल में संघर्षों से मानवता का संदेश देते हुए, मानवता का विचार फैलाते हुए, तथागत बुद्ध के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए उन्होंने इस सफर को तय किया। उसी में कबीर साहब, रविदास साहब, ये तमाम जो संत गुरु महापुरुष हुए, उनमें हम जिनका नाम ले लें, जिस महापुरुष ने, जिस गुरु ने,
संत ने मानवता की बात की है, उसने तथागत बुद्ध के मार्ग को आगे बढ़ाया है, विचार को आगे बढ़ाया है। और उन्हीं विचारों को संरक्षित करके, इकट्ठा करके महामानव तथा बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने, जब उन्हें मौका मिला, और मौका ऐसे नहीं मिल गया बाबा साहब को, अभी आपने संघर्षों के बारे में चर्चा ही की, और बाबा साहब के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं, क्योंकि हम बहुत चर्चा करते हैं बाबा साहब की, उनके जीवन से जुड़ी हुई, उनके संघर्षों से जुड़ी हुई। तो साथियों, जब उनको मौका मिला इस बात का, तो हालांकि पूर्णतया वो आजाद होकर के उन्होंने संविधान नहीं लिखा, क्योंकि एक अकेले व्यक्ति थे जो इस विचारधारा को मानते थे, बाकी तो सारे संविधान सभा में सवर्णे वर्ग थे, लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारे अच्छे लोग भी थे, बहुत सारे असमानता विचारधारा के लोग थे, लेकिन वहां पर उनकी चले नहीं, बाबा साहब ने किसी की चलने नहीं दी, और कम से कम अपने लोगों को, शोषित वंचित समाज के लोगों को संविधान में वो अधिकार दिलाने में वो कामयाब हो पाए जिसकी वो कल्पना किया करते थे। हालांकि पूरी तरह से वो अगर अपने पूरी स्वतंत्रता से संविधान बनाते तो शायद संविधान कुछ और होता, लेकिन फिर भी जितना वो कर सके वो हमारे लिए कम नहीं है, वो हमारे लिए अतुल्य है, अमूल्य है, जितना उन्होंने किया। अब काम था कि उनके बाद इस कारणों को बढ़ाने का काम हमारा था, हमारी जिम्मेदारी थी। बाबा साहब के बाद जब तक मानवर काशीराम साहब नहीं आए, तब तक तो महापुरुष गायब हो चुके थे। अभी आपने जिक्र किया मानवर काशीराम साहब का, हमें धन्यवाद करना ही पड़ेगा, सूरत में धन्यवाद करना पड़ेगा, क्योंकि शोषित वंचित समाज SC ST OBC लगभग भूल चुका था, बाबा साहब को भी भूल चुका था। बाबा साहब ने जो आगरा में आखिरी अपने मंच पे बात कही थी कि हमारे पढ़े लिखे लोगों ने हमें धोखा दिया है, तो बहुत कुछ विचार करके उन्होंने कहा होगा, ऐसे नहीं कह दिया होगा। अब सोचिए कि आज 75 साल हो गए संविधान को बने हुए, आज भी हम संविधान को नहीं जानते। संविधान में क्या प्रावधान है, कितने अनुच्छेद हैं, कौन सा अनुच्छेद हमारे लिए है, कौन सा अनुच्छेद हमारी किस समस्या को दूर करता है, हम आज भी नहीं जानते। और 75 साल हो गए, और जबकि बराबर लाभ ले रहे हैं। शिक्षा हमने पाई संविधान से, स्वास्थ्य की जो भी व्यवस्थाएं हमने पाई संविधान से, रोजगार की व्यवस्थाएं पाई संविधान से, नौकरी चाकरी में गए संविधान से, राजनीति में गए संविधान से, सब कुछ तो हमें संविधान से प्राप्त हुआ, लेकिन फिर भी हमने संविधान को जानने की जरूरत महसूस नहीं की। साथियों, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और आगे इस घटना को और न दोहराया जाए, इस घटना को रोका जाए, इसलिए हमने ये यात्रा शुरू की। हमारे साथ किसी बड़े नेता का हाथ नहीं है, हमारे साथ किसी उद्योगपति का हाथ नहीं है, हमारे साथ कोई ऐसे धनाढ्य लोग नहीं है जो हमें फंडिंग करते हैं। मैं आपको थोड़ी सी घटना मैं जानकारी देना चाहूँगा कि हमने स्कूल जब तक हमने शिक्षा प्राप्त करी, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन ग्रेजुएट हूँ, मध्यम परिवार से आता हूँ। दादाजी मेरे स्वतंत्रता सेनानी थे, गांधी जी के साथ उन्होंने काम किया था। मेरे पिताजी भी समाज सेवी रहे, प्रधान भी रहे। अपने परिवार में ऐसी गतिविधियां देखते देखते मेरी भी रुचि उसी ओर बढ़ती चली गई। अपने शिक्षा के दौरान भी लोगों की मदद करना, कहीं पर कोई घटना हो तो वहाँ पे खड़े हो जाना, ऐसी गतिविधियों में शामिल होता रहा। और
जब हमने अपनी शिक्षा पूरी की तो उसके बाद हमने सर्विस को ना चुन करके, जबकि नौकरी सर्विस बहुत क्रेज है, अभी भी क्रेज है। मेरे माता पिता भी चाहते थे कि मैं कोई सर्विस करूं। उनकी इच्छा के विरुद्ध जाकर के मैंने सामाजिक कार्य को अपना काम चुना। मैंने कभी कोई फॉर्म नहीं डाला सर्विस के लिए। छोटा मोटा रोजगार करता हूँ, रियल एस्टेट का बिजनेस थोड़ा बहुत करता हूँ, बहुत बड़ा नहीं, छोटे स्तर पर करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा समय मेरा वो सामाजिक कार्यों में जाता है। तो साथियों, हमने स्कूल के दौरान हमने संविधान को नहीं पढ़ा, क्योंकि हमें नहीं पढ़ाया गया। एक तरीके से छल किया गया हमारे साथ, SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ छल किया गया। भाई हमें आपने हिंदी पढ़ा दिया, इंग्लिश पढ़ा दिया, गणित पढ़ा दिया, आपने सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल सब कुछ पढ़ा दिया, संविधान को क्यों छोड़ दिया? एक विषय संविधान का भी बना देते। हम स्कूल के दौरान, शिक्षा के दौरान हम संविधान भी पढ़ लेते, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि सरकार जानती है कि जब तक इस देश की जनता मूर्ख रहेगी, संविधान से अज्ञान रहेगी, तब तक हमारी दुकानें चलती रहेंगी। और जिस दिन जनता अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो जाएगी, उस दिन हमसे सवाल करना शुरू कर देगी, तो हमारी दुकानें बंद होनी शुरू हो जाएंगी। राजनीतिक लोग ऐसा चाहते हैं, वो समझते हैं, इसलिए उन्होंने, और मैं राजनीति के चरित्र है, एक राजनीति का समाज ही अलग है। वो चाहे SC ST के नेता हो, चाहे सवर्ण वर्ग के नेता हो, वहां पर एक पहुंच करके उनका दृष्टिकोण एक जैसा हो जाता है, केवल राज करना, डिवाइडेड रूल, फूट डालो राज करो। सबने ऐसा किया। हम आज ये भी नहीं कह सकते कि हमने सरकारें नहीं बनाई। हमने SC की भी सरकारें बनाई, OBC की भी सरकारें बनाई, सबके नेतृत्व में सरकारें बनाई। मिला क्या हमको? स्थिति हमारी क्या है? जहां थी वही है। थोड़ा बहुत खास जातियों में बदलाव हो गया। जिस जाति के राजनेताओं ने नेतृत्व किया, उन्होंने अपनी अपनी जातियों को बढ़ाने का काम किया। मानवर काशीराम साहब ने बहुजन समाज को इकट्ठा किया था। एक उन्होंने विचारधारा को फैलाया था, एक मिशन बनाया था। कहां गया वो मिशन? कहां गई वो व्यवस्था? अगर उन्हीं के मार्ग पे हम चलते रहते तो क्या आज हम प्रधानमंत्री की कुर्सी पे नहीं होते? निश्चित तौर पर होते। जो हम 85% का जिक्र करते हैं, 85% का नारा लगाते हैं, और वो 85% आज इकट्ठा होता तो किसी की औकात थी कि हमारे अधिकारों को छीन लेता? नहीं छीन पाता। लेकिन अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में, वो चाहे SC समाज के नेता हो, चाहे OBC समाज के नेता हो, मैं उन्हें क्यों दोष दूं? वो तो हमारा सदियों से शोषण करता रहा है, उसका चरित्र वैसा है। बिच्छू का काम है डंक मारना, वो डंक मारेगा ही मारेगा, उसका स्वभाव है। हमारा काम क्या है? राजनीतिक आरक्षण हमें 10 साल का मिला था संविधान से। वो इसलिए मिला था कि हमारे लोग जब चुन करके जाएंगे संसद में, विधानसभाओं में, हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे, तो हमारी समस्याओं की बात करेंगे, हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। और मात्र 10 सालों में SC ST OBC समाज की सभी समस्याओं का समाधान करना था। आज 75 साल हो गए। क्या गरीबी दूर हो गई? क्या शिक्षा दूर हो गई? क्या जाति पाति के नाम पर भेदभाव दूर हो गए? ऐसा तो कुछ दूर नहीं हुआ। सब कुछ चल रहा है देश में। मतलब हर स्तर पर संविधान का उल्लंघन हो रहा है। हम नागरिकों के द्वारा भी हो रहा है, और जो संवैधानिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो विधायिका में हो, चाहे वो कार्यपालिका में हो, चाहे वो न्यायपालिका में हो, हर स्तर पर संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। जिसको जहां मौका मिल रहा है, वो संविधान का उल्लंघन कर रहा है।
इसलिए आज 75 सालों के बाद भी हमारी समस्याओं का समाधान होने का नाम, हमारी समस्याएं खत्म नहीं हो पा रही। साथियों, हमने 2020 से ये कारवां शुरू किया। इससे पहले भी सामाजिक गतिविधियों से जुड़ा रहता था, बराबर सामाजिक संगठनों से जुड़ा रहता था। 2020 में जब कोरोना आया तो हम सब बंद हो गए अपने अपने घरों में, एक महामारी। उसमें आप जैसे कुछ बुद्धिजीवियों ने, आदरणीय बंजारे सर जैसे बुद्धिजीवियों ने गूगल मीट पर चर्चा करने के लिए एक पाठशाला बनाई, जिसका नाम रखा लाइव संविधान पाठशाला इंडिया, गूगल मीट पर। उस पाठशाला का लिंक व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे भी प्राप्त हुआ, और उससे पहले मैं संविधान की किताब लाया जरूर था खरीद के, लेकिन कभी समझ में नहीं आता था, चूंकि भाषा इतनी डिफिकल्ट है, आसानी से समझ में नहीं आती। तो रोज शाम को निकालूं, पढ़ूं, ना समझ में आए पढ़ करके रख दूं। अब कोई समझाने वाला नहीं है, किससे समझूं? मैंने अपने गुरुओं से बात करी तो उनको भी संविधान की जानकारी नहीं, जिनसे हमने स्कूल में शिक्षा प्राप्त की थी। तो ये जब हमको पाठशाला का लिंक प्राप्त हुआ, पहली बार जब मैं पाठशाला में जुड़ा तो उस दिन अनुच्छेद जो चर्चा के लिए रखा गया था वो 21 था, शिक्षा का अधिकार। और जब उसको हमने सुना, पढ़ा उसको, और बुद्धिजीवियों के माध्यम से जो उन्होंने व्याख्या करी, हमने जब उसका अध्ययन किया तो बात समझ में आ गई। पहली बार रात 4 बजे तक, जबकि पाठशाला 10 बजे तक थी, और मेरे अंदर इतने सवाल थे, मैं सवाल करता गया और वो लोग हमें जवाब देते गए। करीब 7-8 लोग हम 4 बजे रात तक चर्चा करते रहे पाठशाला में। उन्होंने मना नहीं किया और मैं सवाल पे सवाल करता चला गया। उन्होंने हमारी जिज्ञासा को देखते हुए मना नहीं किया, और वो भी टाइम को ना देखते हुए 4 बजे तक हम लोग चर्चा करते रहे। उस दिन के बाद बराबर पाठशाला में जुड़ने लगा मैं। करीब 6 महीने पाठशाला के साथ जुड़ने के बाद, संविधान को थोड़ा बहुत समझने के बाद, वहां हम एक चर्चा रोज करते थे कि संविधान को हमें जन जन तक पहुंचाना है। अब मैं इस बड़ी टेंशन में कि भाई यहाँ तो हम 10-50 लोग जुड़ते हैं पाठशाला में, और देश तो 140 करोड़ का है। हम इस पाठशाला में रह करके जन जन तक कैसे पहुंचा पाएंगे? मन में एक विचार आया कि हम अपने, मैं लखनऊ जिले का रहने वाला हूँ, उसकी एक विधानसभा है मोहनलाल गंज। तो मैंने सोचा कि कम संसाधन है हमारे पास, एक छोटा ई-रिक्शा जो बैटरी वाला चल रहा है, मैंने सोचा कि अपना होल्डिंग लगा करके, बाजा वाजा लगा करके अपनी विधानसभा क्षेत्र में लोगों तक ले जाऊंगा, गांव-गांव में घुमाऊंगा, प्रचार करूंगा। मैंने पाठशाला में इस बात का जिक्र किया तो लोगों ने इसको सराहा, भाई बहुत बढ़िया काम है। तो किसी ने कहा कि सर ये अगर पूरे जिले तक हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि सर योजना बहुत बढ़िया है, पूरे प्रदेश तक होनी चाहिए। चौथे व्यक्ति ने कहा कि नहीं सर, इतनी बढ़िया योजना है, इसको पूरे देश में जाना चाहिए। बात विधानसभा क्षेत्र से शुरू हुई थी और पूरे देश तक पहुंच गई। हमने वही संकल्प लिया कि आप सब अगर हमारा साथ देने को तैयार हो तो इस कारवां को मैं ले चलने को तैयार हूं। वहां हमने इसकी रूपरेखा तैयार करी। सबसे पहले तैयार हुआ अभियान, राष्ट्रव्यापी संविधान जागरूकता अभियान, गाड़ी पे हमारी लिखा हुआ है। उसके बाद यात्रा का नाम रखा गया राष्ट्रव्यापी संविधान यात्रा। अब यह हुआ कि भाई ये चलेगा किस संगठन के अंतर्गत? संगठन तो है नहीं हमारे पास। हम लोगों ने करीब 25 संगठनों से चर्चा की इस बारे में। कोई संगठन तैयार नहीं हुआ इस काम को छोड़ने के लिए, कोई नहीं तैयार हुआ।
मजबूरन हमें संविधान संरक्षक संघ का निर्माण करना पड़ा, क्योंकि हमें इस अभियान को चलाना था। हमने संविधान संरक्षक संघ बनाया। 26 नवंबर 2021 को लखनऊ के हजरतगंज चौराहे से बाबा साहब की प्रतिमा से हमने इस यात्रा को आरंभ किया। 2021 में लखनऊ से सीतापुर हरदोई होते हुए हमने 3 महीने में करीब 29 जिले हमने भ्रमण किए। लाखों लोगों से मिला, गांव-गांव में जैसे अभी चल रहा हूँ। उस समय हमने किराए की हमने गाड़ी ले रखी थी, हमारे पास संसाधन कम थे, तो किराए की हमने गाड़ी बनवाई थी। उसमें जिन ग्रुप के साथ, जिस पाठशाला में हमने इस रूपरेखा को तैयार किया था, मैं बड़े दुख के साथ इस बात को कह रहा हूँ, मैं आर्थिक इतना डेवलप नहीं था और खर्चे ज्यादा थे। मेरा किसी साथी ने आर्थिक सहयोग नहीं किया, जबकि उस पाठशाला में या तो सर्विस से रिटायर्ड लोग थे या तो वर्तमान सर्विस में थे। सब पैसे वाले थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो बौद्धिक तौर पे तो हमारा सहयोग करते रहे, वैचारिक तौर पे करते रहे, आर्थिक सहयोग नहीं किया। सब 24 नवंबर आ गई, 24 नवंबर तक उन्होंने किसी ने सहयोग नहीं किया। अंततः हमारे एक साथी थे अतुल साहब के, और वो शायद आप लोग बाबू सिंह कुशवाहा का नाम जानते हैं, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के रहने वाले हैं और बहन जी की मायावती सरकार में वो मिनी मुख्यमंत्री माने जाते थे, बाबू सिंह कुशवाहा जी। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई जन अधिकार पार्टी, और अतुल साहब के हमारे मित्र थे। अतुल साहब से हमारे वो पहले से ही हमारा उनका चल रहा था, दोनों का पैकेज चल रहा कि दोनों साथ में हम इसको करेंगे। अतुल साहब के ठहरे बुद्धिमान आदमी, IAS टीचर है, वो IAS विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, IAS की ट्रेनिंग दिलाते हैं, वो परीक्षा तैयारी कराते हैं। पढ़े लिखे व्यक्ति है, मैं कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। दिमाग लगा गए कि मेरे जैसा मूर्ख आदमी को कहाँ मिलेगा जो बगैर पैसे के प्रचार करने को तैयार है। हम लोग पैसे लेकर प्रचार करने को तैयार नहीं होते, और ये बंदा बगैर पैसे के प्रचार करने को तैयार है। वो दिमाग लगा गए। उन्होंने बाबू सिंह कुशवाहा से बात करके ये गाड़ी ऐसी बनवा करके हमको दी 24 तारीख को, और उसमें हमने तय किया था कि हम किसी व्यक्ति की फोटो नहीं लगाएंगे अपनी गाड़ी में, क्योंकि हमें फोटो को प्रचारित नहीं करना है, हमें विचार को प्रचारित करना है। अंततः जब उन्होंने उनकी रणनीति सफल हुई, हमारे मित्र की रणनीति सफल हुई, तो मुझे वो तैयार कर ले गए और उन्होंने हमारी गाड़ी पे बाबू सिंह कुशवाहा जी की फोटो लगा दी और गाड़ी हमें बना करके दे दी। उसका किराया वो देते थे, डीजल की व्यवस्था हम आप जैसे लोगों से रास्ते में चलते हुए अपील करते हुए हम ले लेते थे, गुजारिश कर लेते थे कि भाई आप लोग हमें कुछ आर्थिक सहयोग करिए, तो अपना डीजल पेट्रोल का खर्चा उससे हम चला लेते थे, वो हमें किराया देते थे। उसी दौरान 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव आ गया। 8 जनवरी को आचार संहिता घोषित हो गई। हम पहुंचे मथुरा, 27 जिले पूरे हो चुके थे। वहां पे मेरे सामने एक शर्त रखी गई कि आप अब ये सारी चीजें, संविधान की ये जो पोस्टर है ये सब हटा दीजिए और इसमें अब लगा देते हैं पार्टी का प्रचार, और आपको मोहनलालगंज विधानसभा से टिकट दे दिया जाएगा, पार्टी में राष्ट्रीय सचिव का पद दे दिया जाएगा, चुनाव लड़ने का पूरा खर्चा दे दिया जाएगा। करना केवल आपको इतना होगा कि जहां जहां पूरे प्रदेश में जहां जहां पार्टी के प्रत्याशी लड़ रहे हैं, आपको वहां जाकर के प्रत्याशियों का प्रचार करना होगा। मैंने कहा यार ये कैसे चलेगा? मैं अपने घर से निकला था संविधान का प्रचार करने, मैं पार्टी का प्रचार करने थोड़ी निकला था, मैं किसी नेता का प्रचार करने थोड़ी निकला था। तो करीब 1 सप्ताह हमारी उनकी कसमकस चलती रही, मान मनोबल चलता रहा कि किसी प्रकार से मान जाए ये बंदा, लेकिन मैंने इस बात को स्वीकार नहीं किया।
भाई वो उनकी गाड़ी थी, किराया वो देते थे, उन्होंने ले लिया, मुझे पैदल कर दिया, मैं अपने घर चला गया। फिर उन्होंने अपना गाड़ी में सब कुछ अपने अनुसार दाम झाम लगा करके अपना प्रचार कराते रहे। 3 महीने हमने ये काम किया, बड़ी ही ईमानदारी से काम किया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब हमें काम तो करना ही है, जो हमने संकल्प लिया है 3 साल का। वहां से शुरुआत से ही संकल्प ले लिया गया था कि 26 नवंबर 2024 को इस यात्रा का समापन दिल्ली में किया जाएगा, पूरे देश में भ्रमण करने के बाद। फिर हमने किसी प्रकार से धीरे धीरे इस रथ अपनी गाड़ी का इंतजाम किया, हमने नई गाड़ी खरीदी, इसमें हमने 14-15 लाख रुपए अपना खेत बेचा, हमने जो पिताजी से हमको मिला था, अपना खेत बेच करके हमने गाड़ी खरीदी, इसको बनवाया। फिर हम 26 नवंबर 2023 से दोबारा से हमने यात्रा को शुरू किया। लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, कानपुर, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश के ही जिले जो बचे थे उसमें हम भ्रमण करना हमने शुरू किया। कभी चले, कभी रुके, आर्थिक जब संकट आ जाए तो रुक जाए, फिर व्यवस्था करें, फिर चले। चूंकि संगठन हमने नया नया बनाया, कोई हमारे साथ जुड़ने को तैयार नहीं, कोई सामाजिक संगठन हमारा सहयोग करने को तैयार नहीं। अब राजनीतिक व्यक्ति लोगों से हमने सहयोग लेके देख लिया था, तो हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही कि किसी ने कहा कि चलो चलिए अखिलेश से मिलवा देते हैं, किसी ने कहा चलिए राहुल से मिलवा देते हैं, हमने कहा कि फिर इस्तेमाल करेंगे हमको। तो चलिए हम जैसे हो सकेगा धीरे धीरे कर पाएंगे, लेकिन हम करेंगे वही जो हम करना चाहते हैं। हम अपनी विचारधारा या अपने आत्मसम्मान से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। फिर हम धीरे धीरे चलते रहे। अभी 26 अक्टूबर को हमने तय किया कि 26 अक्टूबर से 26 नवंबर तक 1 महीना हम भ्रमण करेंगे, और उत्तर प्रदेश से बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा होते हुए 26 नवंबर को हम दिल्ली पहुंचेंगे, अपने संकल्प को पूरा करेंगे। और वहां पे हमारी यात्रा समापन होगी संविधान सदन में। क्योंकि संविधान की यात्रा है, कोई मेरी की यात्रा है नहीं, ये संविधान की यात्रा है। और संविधान जब दिल्ली पहुंचेगा तो अपने घर पहुंचेगा। कोई भी व्यक्ति जब दुनिया भर में घूम के आता है, लौट के अपने जब जन्मस्थल पे आता है तो अपने घर जाता है। और संविधान का जन्मस्थल है संविधान सदन, जहां पे संविधान बनाया गया था। तो हमारी यात्रा का समापन वहां पे होगा। हमने राष्ट्रपति को पत्र लिख करके और ईमेल के द्वारा हमने उनको पत्र लिखा है, उनको हमने निवेदन किया है कि हम भारत के लोग संविधान यात्रा के साथ चलते हुए दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं, फला फला राज्यों को होते हुए, और हम चाहते हैं कि इस यात्रा का स्वागत आप स्वयं करें संविधान सदन में, और भारत के लोगों के लिए संविधान सदन खोला जाए और वहां पे हमारे लिए बैठने की व्यवस्था की जाए और बाकायदे संबोधन करने की व्यवस्था की जाए संविधान सदन में। और ये जो दिन है संविधान दिवस, हम भारत के लोगों के लिए और खास तौर पर SC, ST, OBC माइनॉरिटी समाज के लिए बहुत खास दिन है। 15 अगस्त 1947 जिसे हम आज़ादी दिवस कहते हैं, उससे भी ज्यादा खास दिन हमारे लिए 26 नवंबर 1949। क्यों? सही मायने में आजादी हमको मिली थी 26 नवंबर 1949। 15 अगस्त 1947 को आजादी हमको नहीं मिली थी, वो तो सवर्णों को मिली थी। हम तो दोहरी गुलामी झेल रहे थे, अंग्रेजों की एक तरफ, जमींदारों की एक तरफ। अंग्रेज उन पे हुकूमत करते थे, वो हम पे हुकूमत करते थे, तो हम तो दोहरी गुलामी झेल रहे थे। तो एक गुलामी से आजादी तो मिल गई 47 में, लेकिन जमींदारी प्रथा से हमको आजादी नहीं मिली। जमींदारी प्रथा से आजादी मिली हमको संविधान दिवस पे, जब संविधान अपनाया गया देश में। उस लिहाज से 75 वर्ष हो रहे हैं 26 नवंबर 2024